तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 35 और देखते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या बोल रहा है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था। नॉर्मली हम लोग इसको सुनते हैं 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या होता है। चलिए समझते हैं उसी से संबंधित। सबसे पहले तो देखिएगा ये नाम क्या बोल रहा है, तो नाम है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये कब आया था और किसके द्वारा आया था, तो 19 जुलाई 1854 ईस्वी में 19 जुलाई 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चार्ल्स वुड। ठीक है, चार्ल्स वुड कौन थे ये, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। और इन्हीं के द्वारा एक आपका आदेश पत्र आया था, और इन्हीं के द्वारा एक आदेश पत्र आया था। उस आदेश पत्र को क्या नाम दिया गया था, तो आदेश पत्र को नाम दिया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब आया, 19 जुलाई 1854 ईस्वी को। इसमें कितने आर्टिकल या फिर कितने अनुच्छेद या फिर कितने पॉइंट थे, तो ये हो जाएगा आपका कितने 100। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट थे, तो ये हो जाएगा आपका 100 पॉइंट। मतलब समझ रहे हो ना, इस टाइप से 100 आर्टिकल लिखा हो गया था कि इसमें कौन कौन से नियम और कानून होंगे। दूसरा सवाल क्या बनेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। चार्ल्स वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहने का अर्थ ये हुआ, वैसे एक चीज हम और बताए थे कि मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। मतलब इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, इस एक्ट के आने के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा। लोग के बीच भावना आने लगा कि हम लोग को अंग्रेजी सीखना चाहिए, तभी हम अदर कंट्री का बात समझ पाएंगे और इस ब्रिटिश लोग से अच्छे से लड़ पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। तो ये चीज हुआ, चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से इस अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। इसी एक्ट के माध्यम से कब आया था, 1854 ईस्वी में। इसी एक्ट के माध्यम से 1857 ईस्वी में भारत के 3 प्रेसिडेंसी कहाँ, तो सबसे पहले तो हो जाएगा कलकत्ता प्रेसिडेंसी, फिर हो जाएगा आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, और फिर हो जाएगा एक और कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी में क्या बनवाया गया, तो विश्वविद्यालय बनवाया गया, विश्वविद्यालय। तो आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से यह पता किया गया कि भारत में शिक्षा का विस्तार कैसे होगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा कैसे जाएगा। ये सारा चीज का कहाँ से शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच से, जो किससे संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा सबसे कम किससे लगती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बोल रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा सबसे कम किससे लगती है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत की सीमा लगती किससे है। तो इसको हम लोग 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सीमा लगना मतलब किससे किससे अपना बॉर्डर टच होता है, अपने भारत का किससे किससे बॉर्डर टच होता है। तो देखो बॉर्डर टच हो रहा है, इट मीन्स कि या तो किसी राज्य का बॉर्डर टच हो रहा होगा या फिर किसी यूनियन टेरिटरी का बॉर्डर टच हो रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर बात करें भारत के स्थलीय सीमा के बारे में, भारत का जो स्थलीय सीमा है इसका विस्तार कितना है, भारत का तटीय सीमा का विस्तार कितना है, और भारत का द्वीपीय सीमा, ठीक है, द्वीपीय सीमा का विस्तार कितना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखो स्थलीय सीमा क्या हो गया, तो जैसे कि ये भारत है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये अगर भारत है तो ये सीमा का क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका स्थलीय सीमा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा स्थलीय सीमा, ये वाला सारा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि तटीय सीमा आप किसको कहते हैं, तो तटीय सीमा हम लोग उसको कहते हैं जो एरिया किससे लगता है, तो ये आपका समुद्र से लगता है। और ये सब कौन सा समुद्र है, तो ये हो गया आपका अरब सागर, हिंद महासागर, और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, भारत का मैप यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। हम लोग को पता है कि यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, और यहाँ पे कौन सा है, तो यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो यहाँ पे तीनों हम लोग डिवाइड करके देख लिए कि स्थलीय सीमा कौन सा था, द्वीपीय सीमा कौन सा था और तटीय सीमा कौन सा था। भारत का स्थलीय सीमा लगभग कितना है, तो ये है आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 15,106 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, 15,106 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा, देखिएगा कि तटीय सीमा कितना है, तो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। और ये तटीय सीमा कौन वाला हो गया, तो ये हो गया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। उसके बाद द्वीपीय सीमा, सॉरी तटीय सीमा क्या हो जाएगा, तटीय सीमा ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, जिससे भारत के कुछ राज्य की सीमा लगती है। और द्वीपीय सीमा हो जाएगा तो ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। और ये कितना लगता है, तो ये लगता है 1416 किलोमीटर। कुछ नहीं, नॉर्मली हम लोग अभी क्या देखें कि भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। आपसे पूछेगा तटीय सीमा ये वाला रीजन का, तो ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर। और पूछेगा द्वीपीय सीमा तो ये लक्षद्वीप वाला और ये अंडमान निकोबार वाला, ये कितना है 1416। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी सवाल करता है आपसे दोनों मिला करके पूछ लेगा कि तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा मिला करके कितना होता है, तो आप जब दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7516 किलोमीटर। तो इस चीज को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा, पहले हम लोग वहां पे चलते हैं। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि भारत का सीमा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं, भारत का सीमा किस किस देश से और कितना कितना लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ, भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ कितना लगता है, 4096 किलोमीटर। दूसरा देखते हैं भारत की सीमा चाइना के साथ, ठीक है, कितना लगता है, तो ये होता है आपका 3488 किलोमीटर। उसके बाद तीसरा देखते हैं भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ, ये कितना लगता है, ये लगता है 3323 किलोमीटर। उसके बाद फिर आते हैं भारत की सीमा किसके साथ, तो अब आ जाएगा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितनी लगती है, तो ये हो जाएगा 1751 किलोमीटर। उसके बाद फिर आते हैं 5वें नंबर पे, तो ये हो जाएगा इंडिया प्लस म्यांमार, ठीक है, भारत की सीमा म्यांमार के साथ कितनी लगती है, तो ये हो जाएगा 1643 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो गया 5। चलिए 6ठे नंबर पे आते हैं, फिर हो जाएगा आपका इंडिया का सीमा भूटान से, ठीक है, भूटान से कितना लगता है, तो ये हो जाएगा 699 किलोमीटर। और एक 7वें नंबर पे आते हैं भारत का सीमा अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से कितना लगता है, तो ये हो जाएगा 106 किलोमीटर, ठीक है। मतलब भारत का स्थलीय, भारत का इतना सारा सीमा लगता है अलग अलग देश से। और ये हो गया आपका क्या, घटते हुए क्रम, ठीक है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। अब देखो मेरे से सवाल क्या पूछा था कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब कि आपको वो दिख रहा है, वो है फैक्चुअल है, प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम, इट मीन्स कि सबसे कम वाला पूछ रहा है। अब देखिएगा नॉर्मली आपसे प्रत्यक्ष यहाँ पे हटा देता और पूछता कि भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, तो आप क्या बताते, आप बताते कि अफगानिस्तान से लगती है, 106 किलोमीटर, यही है ना सबसे कम। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान से जो हमारा सीमा लगता है वो आज के टाइम में POK, आज के टाइम में ये वाला रीजन पे लगता है, देखिएगा ये वाले रीजन पे, और ये वाला रीजन अभी विवादित है, ठीक है, ये जो आपका POK वाला रीजन है ये अभी विवादित है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भूटान वाला। अफगानिस्तान का सीमा भारत के साथ, भारत के जिस एरिया पर लगता है वो एरिया भारत के लिए अभी विवादित है ना, वो अभी पाकिस्तान का है और भारत के फेवर में भी नहीं है। तभी तो भारत की ओर से मांग होते रहता है कि POK वापस आ जाएगा, इट मीन्स कि अभी हमारे पास नहीं है, ये मामला UN में पड़ा हुआ है। तो प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा सबसे छोटी किससे लगती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 699 किलोमीटर। और 699 किलोमीटर किसका है, तो ये है आपका भूटान का। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिएगा न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, किस न्यायाधीश के बारे में बोल रहा है या फिर किस कोर्ट के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे सवाल हो रहा है आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो इसमें आप 1 नहीं 2 नहीं 3 डेटा याद रखोगे, 3 ईस्वी याद रखोगे। कैसे, देखिएगा सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
ठीक है। अब ये तो हो गया कलकत्ता का बात। दूसरा देखिएगा, अब ये जो आपका स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, ये सुप्रीम मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इस सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता तो वो इस यहाँ मिले हुए फैसले के खिलाफ, यहाँ मिले हुए फैसले के खिलाफ जा सकता था। कहाँ? तो प्रीवी काउंसिल में जा सकता था, जो लंदन में था। लंदन के प्रीवी काउंसिल में जा सकता था। तो ये तो हो गया 1773 के बारे में। दूसरा आपसे सवाल कर सकता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन एक्ट के तहत कब? तो 1937 में। कब? 1937 में क्या हुआ था? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय। लेकिन इस संघीय न्यायालय के पास भी कोई खास पावर नहीं था। मतलब अब क्या हुआ कि दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि इसके 10 साल बाद हम लोग आजाद हो गए, और 1947 में क्या हुआ? हमें आजादी मिल गई, और 1950 में क्या हुआ? हम लोग गणतंत्र हो गए। उसके बाद 1950 में, और 1950 में अगर आपसे डेट भी पूछ लेगा तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? जो आज के टाइम में आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो, इस कोर्ट का स्थापना हुआ। तो आप तीनों डेट याद रखिएगा। हम आपको बता दिए कि पहले कैसे सुप्रीम कोर्ट बना, फिर कैसे संघीय न्यायालय बना, फिर कैसे अपना अभी का सुप्रीम कोर्ट बना। अगर आपसे सवाल करता है कि अपने भारत में न्याय का ढांचा या न्याय का शेप कैसा है, तो ये है आपका शंकुआकार। ठीक है, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है शंकुआकार। शंकुआकार कैसे? मतलब देखिएगा, आप शंकु जो मैथ पढ़ते हैं तो इस टाइप का बनाते हैं, इसी टाइप का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मिल रहा है। सबसे ऊपर कौन सा अपने यहाँ कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। इससे नीचे पावर किसके पास है? हाई कोर्ट। और इससे नीचे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट बताए थे, जिसमें आपका जिला न्यायालय होता है, और क्या होता है? सत्र न्यायालय होता है। प्रीवियस क्लास में बताया हुआ ये चीज। चलिए, अब आपसे सवाल किया कि न्यायाधीशों की संख्या घटाने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? पहले कितने थे, अब कितने थे? ये सब का संख्या कौन बढ़ाता और घटाता है? तो ये बढ़ाता और घटाता है, इसका पावर किसको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है संसद के पास। ठीक है, तो इनकी संख्या को कौन बढ़ाता या घटाता है? तो ये हो जाएगा संसद। जजेस की कितनी सैलरी होगी ये भी कौन बताएगा? तो ये भी बताएगा आपका संसद। दूसरा, अगर आपसे सवाल करता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भाग 5 में। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल करेगा कि कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो ये हो जाएगा 124 से 147 तक, 124 टू 147। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया यहाँ पे। न्यायाधीश की संख्या घटाने या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। हम लोग अभी देखे। चलिए, अब हम लोग फैक्चुअल चीज देख लेते हैं कि संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट बन के निकला था, मतलब 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो आपका जज का संख्या था वो कितना था? तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में बना हुआ था। पिछली बार जो एनटीपीसी हुआ था उस समय कितने जज थे? 8 जज थे। आप बोलेगा कि 1 + 7 क्यों लिखे हैं? तो एक जज जो होता है वह मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, आज के टाइम में भी एक जज मुख्य न्यायाधीश है, तो ये एक हो गए मुख्य न्यायाधीश, और 7 होते हैं उनके सबऑर्डिनेट, मतलब उनके हेल्पर। तो 1 + 7 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, उसके बाद फिर आइएगा 1956 में। ठीक है, 1956 में कितना हो जाएगा? तो 1 + 10 मतलब 11। उसके बाद फिर देखिएगा धीरे धीरे संख्या बढ़ती गया, काम के अकॉर्डिंग, बर्डन के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर संख्या कितना हो गया? तो हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा 1976 में संख्या कितना हो गया? तो 1 + 17 मतलब 18। उसके बाद फिर देखिएगा 1986। ठीक है, मतलब जिस टाइप का सिचुएशन बन रहा था उस टाइप का क्या हो रहा था, जजेस का संख्या भी आपका बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, 1986 में कितना हो गया? तो ये हो गया 1 + 25 मतलब टोटल 26। उसके बाद फिर 2008 में कितना हो गया? 1 + 30 मतलब 31। और अभी के टाइम में आपसे पूछेगा तो लास्टली कब बढ़ाया गया? 2019 में। और अब कितना है? तो हम लोग को पता है 1 + 33। इट मीन्स कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी है? 34, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? तो हम मुख्य न्यायाधीश हमेशा एक होते हैं। अभी कौन है? तो अभी है D/y चंद्रचूड़। D/y चंद्रचूड़। ठीक है, पूरा नाम भी देख लेते हैं, धनंजय यशवंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनंजय यशवंत
चंद्रचूड़। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। ठीक है, आप ऐसे याद रखना कि एक आपके सुप्रीम होते हैं और बाकी उनके और भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, मतलब हेल्पर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, संसद। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 में अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिल चुका है। अभी रिसेंटली हम लोग देखे थे भारत के फॉर्मर सीएम कौन, तो कर्पूरी ठाकुर साहब को मिला था, भारत रत्न मिला था। लेकिन अभी रिसेंटली फिर से एक आदमी को मिला, और किन को मिला, तो लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इस तरीके से भारत को अब तक 50 भारत रत्न मिल चुका है। इट मीन्स कि भारत अब तक 50 व्यक्तियों को भारत रत्न दे चुका है। ठीक है, ये चीज तो हो गया। उसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा, और कल या परसों तक में अपना एक और सेशन आएगा भारत रत्न का, और उसमें अभी तक जितने भारत रत्न दिए गए हैं सबका एमसीक्यू करवा लेंगे। उससे बाहर आपका भारत रत्न से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सवाल कर रहा है कि अब तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। चलिए देखते हैं किसको किसको मिला है। तो सबसे पहले किस राष्ट्रपति को मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनको कब मिला था, तो 1954 में। दूसरे पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कब मिला था, तो इनको मिला था 1962 में। उसके बाद देखिएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, इनको कब मिला था, तो इनको मिला था 1963 में। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, फिर मिला बीबी गिरी को। ठीक है, बीबी गिरी, ये भी हमारे राष्ट्रपति रहे थे, और इनको कब मिला, 1975 ईस्वी में। फिर उसके बाद फिर आते हैं बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट, और मिसाइल मैन भी उनको कहा जाता है। आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। इनको कब मिला था, तो इनको मिला था 1997 में, 1997 में। और लास्टली किसको मिला है, ये मिला है प्रणब मुखर्जी जी को। प्रणब मुखर्जी, इनको कब मिला था, तो इनको मिला था 2019 में। ठीक है, 2019 में। 6 हो गए ना, तो इस टाइप से आप याद रखेगा कि 6 व्यक्तियों जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे, उनको अब तक भारत रत्न मिल गया। टोटल कितने व्यक्ति को मिल चुका है अभी तक, 50 को मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न शुरू कब हुआ था, 1954 में ये शुरू हुआ था, और भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा ग्रेमी पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, तो ग्रेमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है अमेरिका के द्वारा। कब से दिया गया है, 1959 से दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। अभी रिसेंटली भी इसका कार्यक्रम हुआ है, और 2024 में कितने नंबर का इसका कार्यक्रम हुआ, 66वें नंबर का। क्या किसी भारतीय को ग्रैमी पुरस्कार मिला है संगीत के क्षेत्र में, तो हाँ मिला है। सबसे पहले मिला था 1968 ईस्वी में। किसको मिला था, तो पंडित रविशंकर को मिला था। ठीक है, और काफी चर्चित आदमी रहे हैं अपने भारत के, पंडित रविशंकर, इनको मिला था। कब मिला था, 1968 में। किस चीज से संबंधित है, तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, गांधी मर सकते हैं परंतु, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन को आप पूरा कर लीजिएगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, मतलब कहना था। और ये कौन कहा था ये लाइन, तो ये कहा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में, महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य को दिया था। मतलब गांधी जी का कथन था कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधी जी के द्वारा फैलाया गया जो उनका विचार है, उनका जो उद्देश्य अहिंसा का पाठ है और सत्य का पाठ है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। गांधी जी कब कहे थे, तो गांधी जी कहे थे कराची अधिवेशन 1921 में। और किसके अध्यक्षता में यह अधिवेशन हो रहा था, तो भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है, ये क्या कर रहे थे, तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब लीडरशिप लिए हुए थे। अगर बात करें कि यहाँ पे आप अधिवेशन बोल रही हैं, ये क्या हो रहा है, कराची क्या हो रहा है, तो देखो क्या हुआ था कि जिसमें भारत में अंग्रेज का शासन चल रहा था। नरम दलों मतलब सॉफ्ट हार्टेड, और गरम दलों जो मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप का इंसान, जो हमेशा जल्दी से गुस्सा हो जाता था, और जिसमें भगत सिंह आते थे, चंद्रशेखर आजाद आते थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व आते थे। तो इन लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने तरीके से क्या कर रहे थे, देश को आजाद कराने का बहुत प्रयास कर रहे थे। और हमेशा आंदोलन भी होते रहता था, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, खैर ये सब तो बहुत बाद में हुआ। तो क्या हुआ कि अंग्रेज के हेल्प से ही, अंग्रेज देख रहा था कि इन लोग को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, किसको, इंडियंस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है हम लोग से बात करने के लिए, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म उन लोग को दिया कि आपको अंग्रेज सरकार से जो भी मांग करना होगा, जो भी डिमांड होगा, वो आप कांग्रेस के नजदीक आके बोलिएगा, और कांग्रेस अपनी बातों को अंग्रेज सरकार के पास पहुंचाएगा। ऐसा कुछ बात हुआ था, और इसी के लिए कांग्रेस का स्थापना हुआ। वही कांग्रेस जो आज के टाइम में आप राहुल गांधी के पार्टी के नाम से जानते हैं, आईएनसी। इसका पूरा नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो इस समय बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, मुंबई नहीं होता था, बॉम्बे हुआ करता था। इसके लगभग, ठीक है, इसके लगभग 56 अधिवेशन हुए हैं। अधिवेशन मतलब समझ जाओ ना, जैसे आज के टाइम में हम लोग उसको सेमिनार कहते हैं, तो उसी टाइप का होता था कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और साल भर में क्या करना है नहीं करना इस चीज का बात रखते थे अपने नजदीक। तो इसका 56 अधिवेशन हुआ। 56 तो पॉसिबल भी नहीं है कि कोई याद करेगा, और एग्जाम में आलतू फालतू पूछेगा भी नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास होता है तो आदमी उसके बारे में पूछता है। जैसे पहला वाला का थोड़ा सा देखते हैं। पहला वाला अधिवेशन 1885 में किसके किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस बार बिहार पुलिस जो एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट में WC बनर्जी, इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में पहला कांग्रेस का अधिवेशन करवाया गया था। दूसरा अगर आपसे पूछ लेगा कि 1886 में किसके अध्यक्षता में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और एक चीज आप और यहाँ पे याद रखोगे कि दादा भाई नौरोजी जो हैं 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1906 के बारे में याद रखिएगा कि पहली बार स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग, पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। आपसे पूछेगा कि कोई और आदमी था क्या जो 3 बार अध्यक्ष बना था, तो हाँ रहे थे, एक और आदमी थे। कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू। कब कब रहे थे ये, तो ये भी 3 बार अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे, तो पहला तो हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में, फिर 1936 ईस्वी में, और फिर 1937 ईस्वी में। तो 2 ही आदमी था जो 3 बार अध्यक्ष बना था। 1929 में भी कुछ खास हुआ था। क्या हुआ था, तो इस बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग मतलब यहाँ पे कहा गया था कि हमको थोड़ा बहुत अपना राज स्वयं करने दो। यहाँ पे बोले कि थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तीसरा देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देख रहे हैं। तीसरा देख लीजिएगा 1887 में, ये जो तीसरा अधिवेशन था इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो एक मुस्लिम किए थे। क्या नाम था उसका, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नाम गांधी जी का आया था। क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो हाँ बने थे। चलिए देखते हैं कब बने थे, तो ये बने थे आपके 40वें अधिवेशन। 40वें अधिवेशन जो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बेलगांव में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए वैसा तो देखने लगे तो बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बनना। हाँ, एक अपना बिहार से रिलेटेड याद रखेगा कि बिहार में कभी हुआ था, तो बिहार में हुआ था 28वां अधिवेशन। बिहार में 28वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, RN मुधोलकर, मुधोलकर। ठीक है, मुधोलकर करके आप याद करिएगा, मुधोलकर। एक और हुआ था, एक और कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 38वां। ठीक है, 38वां अधिवेशन 1922 में। ठीक है, देखो 10 साल यहाँ भी गैपिंग, 10 साल यहाँ भी गैपिंग। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। चलिए ठीक है, यहाँ पे इतना ही फैक्ट जानकारी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य बहुत लंबे समय तक हिंदू वंश का प्रचार किया, हिंदू धर्म का प्रचार किया और बहुत अच्छे से शासन भी किया था। 1336 ईस्वी से लेकर के लगभग 1664 ईस्वी तक इसका शासन रहा था और इसमें बहुत सारे वंश आए थे, संगम, सालूब, तुलुब, अराविडु। पिछले सेशन में हम लोग चर्चा किए हैं, पिछले वाले सेशन में, जिसमें कृष्णदेव राय बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे थे, ठीक है, जो आपके बाबर के समकालीन, हुमायूं के समकालीन भी रहे थे। चलिए देखते हैं इसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका नाम था पैगोडा। उस समय जो मुद्रा चलता था, बहुत सारा मुद्रा था, उसमें से ज्यादा जो चर्चित था वो कौन रहा था? तो वो रहा था पैगोडा। यहाँ पे 2-3 और मुद्रा का नाम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपके ऑप्शन में भी है। कौन कौन है? जैसे देखिएगा टंका और जीतल। चलिए उसको उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, टंका और जीतल। टंका और जीतल, अगर आपसे सवाल करता है कि ये दोनों मुद्रा किस शासक के द्वारा, मुद्रा मतलब कॉइन, ठीक है, किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। और ये कौन था? तो ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसमें भी और क्या करता है ना, डिटेल से पूछने के चक्कर में पूछ देगा कि टंका किस धातु से बनता था, जीतल किस धातु से बनता था। तो जो जीतल था ये बनता था तांबा से और टंका बनता था चांदी से, ठीक है। एक और नाम है रुपये का, चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि रुपये का सिक्का किस समय चलता था, रुपये का, एक रुपये का हो जाएगा। एक नाम और याद रखिएगा, चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं, 3 नाम याद रखिएगा एक ही साथ। एक हो जाएगा आपका रुपये का, ठीक है, एक हो जाएगा आपका दिनार और एक हो जाएगा आपका माशक। बोलेगा कि ये तीनों सिक्का जो है ये किस शासक के समय चलता था? तो ये गुप्त वंश के शासकों के समय चलता था, गुप्त वंश के शासकों के समय ये तीनों सिक्का बहुत फेमस रहा था, बहुत चर्चित रहा था। आपसे क्या करेगा कि इसमें धातु पूछ लेगा कि रुपये का जो है ये किस धातु से बनता था? तो ये बनता था चांदी से। आपसे पूछेगा कि दिनार किससे बनता था? तो ये हो जाएगा सोना से। और पूछेगा मासक किससे बनता था? तो ये हो जाएगा आपका तांबा से, ठीक है। तो इसे फैक्चुअल जानकारी हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैगोडा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय अधिकृत न्याय प्राधिकरण। तो यहाँ पे देखिएगा नाम से ही समझ में आ रहा है, तो देखिएगा इसके बारे में। अगर चर्चा करें राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या काम होता है इसका? तो ये पर्यावरण को संरक्षित करने का कोशिश करता है। जैसे क्या होता है ना कि देश को डेवलपमेंट के चक्कर में लोग क्या कर रहा है कि पूरी तरीके से वन को, पेड़ पहाड़ को काटते जा रहा है। जब आप पेड़ को काटते हो तो इसी वजह से बहुत ज्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है, क्योंकि पेड़ है तो पेड़ जो नीचे का जो मिट्टी है वो पेड़ का जड़ उसको पकड़े हुए रहता है, बट जब आप पेड़ काट रहे हो तो वहां पर का मिट्टी भी एकदम ढीला ढीला हो गया और कुछ समय के बाद वहां पे भूस्खलन होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पे एंट्री होता है किसका? तो एनजीटी का। जैसे कहीं पे रोड बन रहा है तो रोड के साइड साइड क्या होता है, पूरा पेड़ वगैरह काट करके और बढ़िया से रोड, फ्लाईओवर वगैरह बनाया जाता है। एनजीटी यहाँ पे एंट्री करेगा और पर्यावरण को बचाने का काफी हद तक कोशिश करता है, हर जगह ये बीच में घुस जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, ठीक है। एनजीटी पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले थे लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ऑब्वियस सी बात वही है, राजनीतिक राजधानी न्यू दिल्ली। अभी कौन है? अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी हो जाएंगे वर्तमान में हो जाएंगे प्रकाश श्रीवास्तव। कौन? प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका मुख्यालय पूछ रहा था, इस तरीके से अपना आंसर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति 9 है ना, भारत के राष्ट्रपति के पद का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के राष्ट्रपति पद का चर्चा, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पर किया गया। तो आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का चर्चा किया गया। भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है?
तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला हो जाएंगी, आपसे पूछेगा कि आदिवासी में, तो आदिवासी में पहली महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो अपने बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहा करता था क्लास में, बहुत बार बच्चे बोलते थे कि आर्टिकल याद नहीं होता है, तो हम लोग अब डेली क्वेश्चन एक आर्टिकल का डालेंगे और उसके थ्रू कुछ आर्टिकल को याद करने का, रिविजन करने का कोशिश करेंगे, और लगातार रिविजन से बहुत सारे आर्टिकल हम लोग को याद भी हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। ये देखिएगा, जैसे अगर चर्चा करें आर्टिकल 52 के बारे में, यहाँ पे क्या बताया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। आपसे सवाल करेगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 52 में लिखा हो गया है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, तो ये होगी राष्ट्रपति के पास, और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 53 में। कितने बच्चों का ये भी सवाल होता है कि आर्टिकल क्या होता है, तो संविधान में प्रॉपर सारे काम को पॉइंट वाइज लिखा गया और उसी पॉइंट को क्या नाम दिया गया, आर्टिकल नाम दिया गया। फिर से एक बार रिकॉल, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका प्रमुख होगा, मतलब भारत में जो भी काम होगा वो किस नाम से होगा, तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, कार्यपालिका प्रमुख। एट द लास्ट साइन किससे होना चाहिए, राष्ट्रपति से साइन होना चाहिए, यही हो गया कार्यपालिका प्रमुख का मतलब। उसके बाद 54 में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, या राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आएगा, ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 54 में। 3 लगातार हो गया, राष्ट्रपति के पद की चर्चा, राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा, और राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 54 में। अब अगर राष्ट्रपति कुछ गलत काम करता है तो उसको किस आर्टिकल के तहत अपने पद से हटाया जाएगा, तो आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति का। अब अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके जगह पे काम कौन करेगा, कुछ समय के लिए, तो उपराष्ट्रपति करेगा, और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 63 में। कहाँ, आर्टिकल 63 में। दूसरा देखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है अभी कौन है, अभी है जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब राज्यसभा का लीडर कौन होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो ये चीज हो गया। उसके बाद 66 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 में क्या दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी सजा दे दिया गया हो, तो फांसी वगैरह होता है, उम्र कैद होता है, तो उसमें आप राष्ट्रपति के पास क्षमादान की अर्जी लगा सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, 72 में। उसके बाद फिर देखिएगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 74 में। उसके बाद फिर देखिएगा आर्टिकल 76, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 76, क्या चर्चा किया गया है यहाँ पे, तो आर्टिकल 76 में लिखा गया है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होगा, तो ये होगा अटॉर्नी जनरल, और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 में। 79, 80, 81 को आप एक बार में याद रखिएगा, क्या चीज लिख करके, श र ला। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 79, यहाँ पे लिखिएगा 80, और यहाँ पे लिखिएगा 81। स से संसद हो गया, स से संसद, र से राज्यसभा, और ल से लोकसभा। आपसे पूछेगा कि संसद का चर्चा 79 में किया गया, राज्यसभा का चर्चा 80 में किया गया, और लोकसभा का चर्चा 81 में किया गया। तो यहाँ से हो गया 79, 80, 81। उसके बाद देखिएगा जो बजट होता है, बजट, ठीक है, बजट का चर्चा किया जाता है। बजट कहाँ पर चर्चा होता है, तो इसका होता है आर्टिकल 112 में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान में कहीं भी बजट वर्ड नहीं यूज हुआ है, बजट नाम का कोई वर्ड नहीं यूज हुआ है। बजट की जगह पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय बजट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय बजट 112 में लिखा गया। ठीक है, बाकी कुछ कुछ इधर भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 123, नॉर्मली कानून बनाने का काम किसके पास होता है, संसद के पास। और जब हम संसद बोलते हैं तो राज्यसभा भी बोले, लोकसभा भी बोले, और राष्ट्रपति भी बोले, तीनों को मिला करके ही संसद होता है। लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन सही नहीं चल रहा हो तो सिर्फ एक आदमी के साइन से भी आपका कोई भी कानून बन सकता है, और उसको क्या कहते हैं, उस कानून को कहते हैं अध्यादेश। उस कानून को कहते हैं अध्यादेश। तो अध्यादेश का चर्चा कहाँ किया गया है, अध्यादेश का चर्चा किया गया है आर्टिकल 123 में। 124 में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन का चर्चा किया गया है। 126 में अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा तो कुछ समय के लिए किसी और को बुलाया जाता है। ये चीज कहाँ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका 126 में।
ठीक है। चलिए उसके बाद 129 देख लीजिएगा, 129 इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। ये कहाँ लिखा हुआ? अभिलेखीय मतलब क्या? मान लो कि आज कोई कुछ गलती किया और उस गलती के लिए सजा फांसी उसको दे दिया गया, तो क्या होगा ना कि उस गलती के लिए जो सजा दिया गया है उसको अभिलेख के तौर पर कहीं पर रख दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से कोई ऐसा गलती करेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी मामले के अकॉर्डिंग उसको भी यही फांसी यही सजा देना है। यही हुआ मतलब कि एक रिकॉर्ड रखना कि आप किस गलती पर कौन सा सजा दिए हो, इसका रिकॉर्ड होता है अभिलेखीय न्यायालय। ये 130 में लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 में क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का चर्चा, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब सरकार कितना खर्च करता है, कहाँ ज्यादा खर्च किया, कम खर्च किया, ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करता है, कौन देखता है? तो ये हो जाएगा CAG, जिसका चर्चा 148 अनुच्छेद में है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।